हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश मॉडल पेपर सॉल्यूशन। यानी कि इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आइए। तो इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश के सेक्शन सी, यानी कि जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है उसमें जो आपका सेक्शन सी है ग्रामर पोर्शन, ठीक है, जिसमें आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स सभी आते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा अलग है, और आपको पता है कि जो 12th इंग्लिश का सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया था, ठीक है। ऐसे में आपका जो मॉडल पेपर है वो भी पूरी तरह चेंज है। तो इस वीडियो में हम सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सेक्शन ए, बी, सी, डी सभी को मैं सॉल्व कराऊं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जितने अच्छे से और जितना ज़्यादा लाइक इस वीडियो पर आएगा उतनी जल्दी मैं आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी का भी सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है। देखिए, 12th इंग्लिश मॉडल पेपर सॉल्यूशन सेक्शन सी। सेक्शन सी में इस बार जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जिस प्रकार से आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया गया है सेम उसी तरह मैंने लिखा है, अभी आंसर भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर चूज करना है। ए है द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ये कंट्री इज कॉल्ड। ये आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। यानी कि द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ये कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि एक देश में जो किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है? यानी कि ऐसा देश जिसमें सरकार ना हो उसको क्या कहा जाएगा? फर्स्ट है मोनर्ची, सेकंड है एनर्ची, थर्ड है पैट्रियार्ची और फोर्थ है मैट्रियार्ची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एनर्ची। एनर्ची का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है अराजकता या शासनहीनता, ठीक है। अराजकता का मतलब जिस देश में सरकार ना हो, ठीक है, समझ में आया? तो वह देश, यानी कि किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है? एनर्जी, यानी कि अराजकता या आप कह सकते हैं शासनहीनता, ठीक है। ये आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। अब देखिए, बी हमारा जो है इसमें आइडम्स एंड फ्रेजेस दे दिया गया है, ठीक है। तो आइडम्स एंड फ्रेजेज और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए गए हैं आपके मॉडल पेपर में, ठीक है। तो देखिए, द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, यानी कि इंचिंग टूवर्ड जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट है टू हैव एन इची फीलिंग, सेकंड है टू मेजर समथिंग, थर्ड है टू मूव स्लोली इन ये डायरेक्शन, फोर्थ है टू मूव अपवर्ड। तो इंचिंग टूवर्ड का मतलब होगा टू मूव स्लोली इन ये डायरेक्शन, यानी कि किसी एक दिशा में धीरे धीरे चलना, ठीक है, धीरे धीरे चलना। ये होगा इंचिंग टूवर्ड्स का मीनिंग, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाता है आइडम्स एंड फ्रेजेस में दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इसका मीनिंग लिखकर सेंटेंस में यूज कीजिए, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि इसका आपको मीनिंग सही वाला चूज करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी है इसमें आपको सिनोनिम दिया गया है, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ मीगर इज, यानी कि मीगर का सिनोनिम क्या होता है? मीगर का मतलब होता है अल्प या थोड़ा, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम का मतलब समानार्थी शब्द। वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन इनका अर्थ सेम होगा। फर्स्ट है स्केयर, सेकंड है प्लेंटीफुल, थर्ड है स्कैंटी, फोर्थ है बॉथ 1 एंड 2। तो देखिए, मीगर का जो सिनोनिम होता है वो होता है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब भी होता है अल्प या थोड़ा, ठीक है। तो मीगर का मतलब भी अल्प या थोड़ा, स्कैंटी का मतलब भी अल्प या थोड़ा। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट हमारा है वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब यहाँ पर देखिए आपका दे दिया गया है, क्या दिया गया है? ये सिंटैक्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। अब आपको बताना है कि व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जिसमें एरर है। देखिए, वन शुड डू हिज ड्यूटी। देखिए, फर्स्ट है शुड, सेकंड है डू, थर्ड है हिज और फोर्थ है ड्यूटी, ठीक है। तो बताइए इसमें कहाँ गलती है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, याद रखिएगा कि वन शुड डू, हमेशा वन शुड डू, हिज नहीं, हम वन के साथ हमेशा वंस का यूज करते हैं, वंस ड्यूटी। इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो देखिए, यहां पर हिज नहीं होगा, यानी कि हिज में एरर है, ठीक है। हिज के स्थान पर वंस यूज किया जाएगा। समझ में आया? तो वन के साथ हमेशा अपने की अंग्रेजी वंस रहता है। नेक्स्ट देखिए, हमारा एंटोनिम है द एंटोनिम ऑफ बैरन इज। बैरन का मतलब क्या होता है? बैरन का मतलब होता है बंजर, ठीक है, जमीन जैसे बंजर हो। तो एंटोनिम ऑफ बैरन इज, यानी कि बैरन का एंटोनिम क्या होगा?
विलोम शब्द। फर्स्ट है फर्टाइल, सेकंड है इनफर्टाइल, थर्ड है फ्यूटाइल, फोर्थ है फ्रेंगाइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट फर्टाइल। देखिए बैरन यानी कि बंजर का जो मीनिंग होता है वो होता है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होगा? उपजाऊ। ठीक है, तो बैरन का फर्टाइल यानी कि बंजर जमीन का उपजाऊ जमीन। ठीक है, एक दूसरे के एंटोनिम है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन 4 में ABCDE करके 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 पर हम आते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों करेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा मॉडल पेपर में सॉल्व करूँ। तो देखिए, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। पहले देखिए कि जो आपका रिपोर्टेड क्लास है इसमें कौन सा टेंस है। ये देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। मैंने कहा अपना समय बर्बाद मत करो। तो देखिए आई सैड, सॉरी आई सैड नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम एडवाइस्ड लिखते हैं, ऑर्डर्ड लिखते हैं, रिक्वेस्टेड लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? मैंने कहा अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक है, एडवाइस दे रहा है तो हम एडवाइस लिखेंगे, आई एडवाइस्ड। अब किसको दिया जा रहा है? किसी को तो दिया जा रहा होगा, तो यहाँ पर हम हिम अपने तरफ से लिख देंगे। ठीक है, आई एडवाइज्ड हिम। देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। मैंने कहा अपना समय बर्बाद मत करो। किससे कहा? मैंने उससे कहा अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर हम ही लिख देंगे। ठीक है, आई एडवाइज्ड हिम। अब देखिए क्या लिखेंगे? नॉट टू, क्योंकि डोंट है। अगर डोंट ना होता तो हम टू का यूज करते, टू से जोड़ते, लेकिन डोंट है तो नॉट टू लिखेंगे। नॉट टू वेस्ट योर टाइम। बेस्ट। अब देखिए योर, योर किससे बदलेंगे हम? ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट लिखा है हमने हिम। अब हिम के लिए अपने की अंग्रेजी क्या होगी? हिज। ठीक है, हिज टाइम। ठीक है, तो आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि किससे कहा? मैंने उससे कहा अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ हिम हम अपनी तरफ से लगा देंगे। ठीक है, ये सही होगा, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। योर बदलेगा हिम से, हिज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, यानी कि मेरे अध्यापक ने मुझसे उससे कहा यू कैन सेंड, तुम भेज सकते हो, योर एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन टू, ऑनलाइन भी, तुम अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन भी भेज सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप समझिए कि ये कौन सा टेंस है। रिपोर्टेड क्लास जो आपका यू कैन सेंड, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर सेड टू के स्थान पर हम टोल्ड का यूज करेंगे। तो माई टीचर टोल्ड हिम, टोल्ड हिम। ठीक है, अब यहाँ पर हम डैट का यूज करेंगे, डैट। देखिए यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हिम। हिम के लिए हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे ही, दैट ही। कैन बदल जाएगा कुड में, क्योंकि जब डायरेक्ट स्पीच में कैन हो उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो कुड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ही कुड सेंड। अब देखिए यहाँ यू था, यू के लिए अपने की अंग्रेजी और था, यहाँ पर ही आ गया है तो ही के लिए अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हिज। ठीक है, हिज एप्लीकेशन। और इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, यू है, योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हिम, तो योर के स्थान पर हिज लिख देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। ठीक है, तो माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। ठीक है, अब ये आपका सही है। तो आपको ध्यान देना है, समझना है, कुछ रूल्स पढ़ने हैं, तभी आपके समझ में ये आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पांचवें का वी है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि जो ब्रेकेट में लिखा हुआ है उसमें आपको इस सेंटेंस को कंबाइन करना है। ये आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या करते हैं? दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर ब्रेकेट में जो दिया गया है उसमें कंबाइन करते हैं। तो फिर देखिए, आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माता जी ने मुझे इसे गिफ्ट में दिया था। तो इसे आपको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। देखिए दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को जोड़कर आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे माई मदर, सॉरी आई कैन गिव यू ये ड्रेस। बीच में आपको लगा देना है सिर्फ व्हिच माई मदर गिफ्टेड मी। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, हमने व्हिच लगा दिया बीच में। आई कैन गिव यू ए ड्रेस व्हिच माई मदर गिफ्टेड मी, यानी कि मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं जिसे मेरी माता जी ने मुझे गिफ्ट में दिया था। ठीक है, तो यही सेम चीज है,
लेकिन अर्थ दोनों का सेम है, लेकिन हमने इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए मीनिंग सेम रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दूसरा, डू इट लीव इट, इसे करो इसे छोड़ो, इसे आपको बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे डू इट, डू इट और लीव इट, और लीव इट, इसे करो या छोड़ो, इसे करो या छोड़ो, बस ये हमारा हो गया, डू इट और लीव इट। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, आइदर डू इट और लीव इट, या तो इसे करो या छोड़ो, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, डू इट और लीव इट, इसे करो या छोड़ दो, ठीक है। बस सिंपल है, कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, हमने और लगा दिया बस कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पांचवे का सी हमारा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि दो में से किसी एक को डायरेक्टेड ब्रेकेट में जो दिया गया है उससे आप उसमें आपको चेंज करना है। ये आपका है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। जैसे देखिए आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, इसे आप पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कीजिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो मैं इसे कर सकता हूँ, किसे, इसे, तो इट आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे। फिर देखिए आपको इसमें कैन का यूज करना होता है, कैन के साथ बी का यूज करना होता है पैसिव वॉइस बनाते समय। अगर कैन है तो उसे कैन भी लिखना है। डू का थर्ड फॉर्म लिखना है डन, इट कैन बी डन। बाई लगाकर सब्जेक्ट को जोड़ देना, बाई आई है, आई के लिए मी का यूज कर देंगे, तो इट कैन बी डन बाई मी। बस ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड देखिए, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, यानी कि यह इस बीमारी के लिए सबसे प्रभावी उपाय है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, यह इस रोग के लिए सबसे प्रभावी उपाय है। इसे आपको बदलना है कॉम्परेटिव डिग्री में, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में, तो लिखेंगे दिस इज मोर इफेक्टिव, मोस्ट के स्थान पर मोर लिख देंगे, ठीक है, मोर इफेक्टिव। फिर हम बीच में लगाएंगे देन एनी अदर, देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज, ठीक है। तो दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज, यानी कि यह इस बीमारी के लिए किसी भी अन्य उपाय से अधिक प्रभावी है, ठीक है। देन एनी अदर आपको लगाना होगा अगर आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज, यानी कि यह इस बीमारी के लिए किसी भी अन्य उपाय से सबसे प्रभावी है, ठीक है। समझ में आ गया। अब डी वाला हमारा आता है पांचवे का, जो कि है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सिंटैक्स जो आपका होता है, ठीक है, कुछ गलतियां होंगी उसको सही करना होगा। जैसे देखिए, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी कि किसी एक सेंटेंस को आप करेक्ट कीजिए। फर्स्ट है यू आर सीनियर देन मी, तुम मुझसे वरिष्ठ हो, इसमें गलती क्या है, यू आर सीनियर, देन के स्थान पर हमें टू लगाना है, यू आर सीनियर टू मी, तुम मुझसे वरिष्ठ हो, अब ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कैटल्स आर ग्रेजिंग, यानी कि मवेशी चर रहे हैं, मवेशी का मतलब पशु, ठीक है, तो मवेशी चर रहे हैं, इसमें गलती क्या है, देखिए कैटल के आगे हम हमेशा द लगाते हैं, और कैटल्स में कैटल्स नहीं लिखते हैं, कैटल लिखते हैं, ठीक है, यस नहीं लगाते, तो द कैटल आर ग्रेजिंग, यानी कि मवेशी चर रहे हैं, द कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है। तो कैटल्स आपको कभी नहीं लिखना है, कैटल के आगे द लगाकर कैटल केवल लिखना है, ठीक है। तो द कैटल आर ग्रेजिंग, यानी कि मवेशी चर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा ई नंबर है, ये है होमोफोन्स। इसमें होगा क्या, दो सेम वर्ड दे दिए जाएंगे, आपको उसमें डिफरेंस बताना होगा। देखिए, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, यानी कि इन दोनों में से, देखिए दो क्वेश्चन है, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। अब दोनों में से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है रिफ्यूज रिफ्यूज, दोनों पढ़ने में सेम है। अब आप क्या कीजिए, इसका एक सेंटेंस बनाइए, दोनों का एक एक सेंटेंस बनाइए, ताकि ये क्लियर हो सके कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो देखिए रिफ्यूज, रिफ्यूज, सबसे पहले हम रिफ्यूज का देखते हैं, सॉरी यहां पर आप लोग थोड़ी सी गलती हो गई, तो यहां पर मैं लिख देता हूं रिफ्यूज। सबसे पहले आर ई एफ यू एस सी वाला करेंगे, ठीक है, आर ई एफ यू एस सी। रिफ्यूज का मतलब होता है क्या, इस रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, ठीक है। तो इस रिफ्यूज का मतलब होता है ठुकरा देना या इनकार करना। तो इसका एक सेंटेंस हम लिखेंगे, सी refused his proposal
ऑफ मैरिज, ऑफ मैरिज, ठीक है। यानी कि सी रिफ्यूज्ड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज, इसका मतलब क्या होगा, उसने उसने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, ठुकरा दिया, हिज प्रपोजल, उसके प्रस्ताव को, आप मैरिज, शादी के, उसने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ठीक है। ये तो रिफ्यूज हो गया। एक रिफ्यूज REFUGE है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका हम लोग लिखेंगे दिस इज, इसका मतलब होता है शरण स्थली, ठीक है। शरण स्थली जहां शरणार्थी लोग रहते हैं, तो लिखेंगे दिस इज ये प्लेस, दिस इज ये प्लेस ऑफ रिफ्यूज, ऑफ रिफ्यूज, यानी कि दिस इज ये प्लेस ऑफ रिफ्यूज, यह शरण स्थली है, ठीक है। समझ में आया, जहां लोग शरण लेते हैं आकर। तो ये दोनों डिफरेंस है। इस रिफ्यूज का मतलब ठुकरा देना या मना करना, इस रिफ्यूज का मतलब होता है क्या, शरण स्थली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेल। सेल देखिए दोनों में पढ़ने में सेम है, लेकिन इस सेल का मतलब क्या होगा और इस सेल का मतलब क्या होगा, दोनों हम देखेंगे। देखिए सबसे पहला वाला जो सेल हमारा है, इसका मतलब होता है कोशिका, ठीक है। इसका मतलब होता है कोशिका, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी, इसका मतलब होता है बेचना। SELL का मतलब सेल का मतलब बेचना, और CELL सेल का मतलब कोशिका, ठीक है, जिससे हमारा शरीर बनता है। तो देखिए सेल, इसका लिखेंगे बेचना का, ही इज गोइंग टू सेल हिज मोबाइल, तो ही इज गोइंग टू सेल हिज मोबाइल, वह अपना मोबाइल बेचने जा रहा है। दूसरे सेल का मतलब क्या होगा, कोशिका। तो हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। यानी कि ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर होता है, वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। तो इस सेल का मतलब बेचना, आप हिंदी भी लिख सकते हैं, सेल का मतलब बेचना। ही इज गोइंग टू सेल हिज मोबाइल, वह अपने मोबाइल को बेचने जा रहा है। इस सेल का मतलब कोशिका। ह्यूमन बॉडी इज ए मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि ह्यूमन बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने आपको जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव थे क्वेश्चन नंबर 5, इनको मैंने इस वीडियो में सॉल्व कराया, ठीक है। इसके अंतर्गत आपने देखा कि एंटोनिम, सिनोनिम, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेटिक, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, होमोफोन्स, ये सभी आ गए, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आप चाहते हैं कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, इन सबको भी मैं सॉल्व कराऊं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।